गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुरादाबाद भारतीय माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में क्षितिज के अंतर्गत पद्य भाग में पाठ 6 यह दंतुरित मुस्कान, इस कविता के हमारे कवि हैं कवि नागार्जुन जी, जो कि हिंदी के जनवादी कवि कहलाते हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले हम नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, उनकी काव्य कृतियों के बारे में जानेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये सब नागार्जुन जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। बच्चों, ये काव्य कृतियां आपको ज़रूर याद होनी चाहिए क्योंकि आपकी बोर्ड के एग्जाम में ये काव्य कृतियां पूछी जाती है। ओके। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनका पूरा जितनी भी काव्य कृतियां हैं, जो उनकी कृति है, वे नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारतीय पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायांदोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। साम्यिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी किए। उन्होंने काव्य रचनाएं किसके अंतर्गत की है? मुक्त छंद के अंतर्गत उन्होंने अपनी काव्य रचना की रही है। बच्चों, नागार्जुन जी की कविता है यह दंतुरहित मुस्कान और फसल। इस पाठ में आपके 2 व्याख्या आएगी, लेकिन दोनों अलग अलग है। एक है दंतुरहित मुस्कान और एक है फसल। इसमें सबसे पहले इसका सार लेते हैं। यह दंतुरहित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरहित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। इस कविता में हम देखेंगे कि एक छोटा बच्चा है जिसकी मुस्कान बहुत ही मनोहारी है। उसको देखते ही ऐसा लगता है कि मानो ये बबूल के जो वृक्ष हैं वे शेफालिका के फूलों की तरह झड़ने लग जाते हैं, और अगर कोई इस बच्चे का स्पर्श भी पाले तो पत्थर भी पिघलकर पानी बन जाता है।
ठीक है, ये दंतुरित मुस्कान का सार था। फसल देखा देखते हैं हम। फसल सब सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल क्या है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के संयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। तो बच्चों, आज हम करते हैं कविता यह दंतुरहित मुस्कान की व्याख्या। यह दंतुरहित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरहित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धुली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर मन में उमड़े भावों को प्रकट किया है। किस प्रकार प्रकट किया है, देखिए। और इस कविता में एक ऐसे बच्चे की सुंदरता का बखान है जिसके अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का है। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो इससे क्या हो जाती है, मुर्दे में भी जान आ जाती है। इसी का अर्थ है यहाँ पे, तुम्हारी यह दंतु रहित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि यहाँ पर कहता है कि बच्चे की मनोहारी मुस्कान इतनी सुंदर है कि वह मुर्दे में भी जान डाल देती है। धुली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात। बच्चे के गाल धूल से सने हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल उस झोंपड़ी में खिल गया हो, और परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और कवि को लगता है कि बच्चे का स्पर्श पाकर भी पत्थर भी क्या हो गया, पिघल कर पानी बन गया होगा। ये देखिए बच्चों, कितनी सुंदर हमारी ये किताब के अंदर चित्र दे रखा है। बच्चा बहुत ही सुंदर मुस्कान बिखेर रहा है। कवि यहाँ पे हमारे खड़े हैं और कवि को यह मुस्कान अत्यधिक प्रिय लग रही है। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यहाँ पर कवि क्या कहता है, नन्हे से बच्चे के शरीर का स्पर्श पाकर बांस और बबूल वृक्ष भी शेफालिका के फूलों की तरह झड़ने लगते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब एकटक देखते रहना। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि ने बच्चे के साथ अपने सहनशील बंधन को व्यक्त किया है। उसी के अंतर्गत कवि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कवि शिशु को लक्ष्य करके क्या कहता है कि मेरी ओर, तुम मेरी ओर एकटक होकर देख रहे हो, ऐसा लगता है, इससे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। थक गए हो, आँख फेर लूँ मैं फेर। अगर तुम थक गए हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी आँखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। कवि बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए हो और इसलिए मैं तुम्हें अपर से अपनी नज़रें स्वयं हटा लेता हूँ और तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, तो यह स्वाभाविक ही है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तो कवि कहता है कोई बात नहीं कि तुम मुझे पहली बार में पहचान नहीं पाए, तो यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। कवि यहाँ पर अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहता है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती हो तो आज मैं तुम्हारी दंतु रहित मनमोहक मुस्कान नहीं देख पाता। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, क्योंकि तुम्हारी माँ ही एक ऐसा माध्यम बनी है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी इस मुस्कान को देख पा रहा हूँ, अन्यथा शायद मैं देख नहीं पाता।
तुम्हारी माँ ने ही बताया था कि यह दंतु रहित मुस्कान वाला शिशु कौन है, मेरी ही संतान है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, अंगुलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतु रहित मुस्कान मुझे बड़ी लगती बड़ी ही छविमान। इन पंक्तियों में कवि ने माँ की महिमा को व्यक्त किया है, उसी के बारे में वह यहाँ बता रहा है। कवि कहता है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि नन्हे शिशु को संबोधित करके कहता है कि तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो। क्या कहता है? तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो, तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारे सुंदर रूप छवि निहारने के कारण धन्य है। दूसरी ओर इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। दूसरी ओर एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं पर रहने से तुम दोनों से पराया हो गया हूँ, इसलिए मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, अनजान ही रहा हूँ। यह तो तुम्हारी माँ है, यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अंगुलियों से अब तुम्हें मधुपर्क चटाती रही, अर्थात तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती रही। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, और अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तिरछी नजर से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। इस समय भी तुम वही कर रहे हो। इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती है, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। इस स्थिति में तुम्हारे निकले हुए दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। तब तुम्हारी दंतुरहित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और वह तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर है कि मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ, अर्थात वह बहुत ही शोभायमान लगती है। छविमान मतलब शोभायमान। तो बच्चों, इस तरीके से यह दंतुरहित मुस्कान की कविता हमारे कवि नागार्जुन जी द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत उन्होंने नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई हैं। माँ का ममत्व भी उन्होंने प्रकट किया है। ठीक है, तो आगे हम नागार्जुन जी की दूसरी कविता लेते हैं, फसल। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं। कवि इन पंक्तियों में फसल के उत्पन्न होने में सबके संयोग को वर्णन करता है यहाँ पर, और वह क्या कह रहा है, एक के नहीं दो के नहीं। कवि यहाँ पर फसल उगाने की प्रक्रिया के संबंध में वर्णन करते हुए कहता है कि ये जो खेतों में फसलें तैयार हो रही है, उनमें एक नहीं के नहीं दो के नहीं बल्कि सैकड़ों नदियों का जल इन फसलों को सींच रहा है, जिसके कारण फसलें तैयार हो रही हैं। इन फसलों को तैयार करने में एक नहीं दो नहीं लाखों लाखों और करोड़ों करोड़, कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है, अर्थात न जाने कितने इन किसान मजदूरों ने इन्हें तैयार किया है। उन सबकी मेहनत इन तैयार फसलों में झलकती है। इसके साथ ही एक की नहीं मतलब इसके साथ ही एक नहीं दो नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, मतलब कि एक नहीं दो नहीं न जाने कितने खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव, कितने ही खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में आ गया है और इनका विकास हुआ है। अतः यहाँ पे कहा गया है कि मिट्टी, मानव का श्रम तथा नदियों का जल, ये सभी मिलाकर फसल उगाने में अपना अपना योगदान देते हैं। ठीक है बच्चों,
तो मनुष्य और प्रकृति के संयोग से ही फसल का उत्पादन होता है। कवि ने यही भाव इस पद में व्यक्त किया है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नदी, सूर्य एवं मनुष्य के हाथों के संयोग से फसल होना बताया है। तो कवि देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर। फसल क्या है? कवि फसल को देखकर प्रश्न करते हुए उत्तर देता है। क्या देता है? कि ये फसलें और कुछ नहीं हैं, ये फसलें और कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह क्या है? केवल नदियों के जल के प्रभाव का जादू है, तथा हाथों के स्पर्श की महिमा है, और मनुष्य के हाथों के स्पर्श अर्थात उसके श्रम का सुखद परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी से उपजी हैं, तो कहीं काली मिट्टी से, तो कहीं संदली मिट्टी से उपजी है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। कहने का यहाँ पर अभिप्राय है कि सूरज की किरणों ने ही इन फसलों को अपनी ऊष्मा देकर इस तरह का रूप आकार प्रदान किया है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और इसके साथ ही हवाओं की थिरकन सिमट कर इनमें समा गई है, अर्थात इन्हें बड़ा करने में हवा की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात फसल प्राकृतिक तत्वों और मानव श्रम के संतुलित संयोग का प्रतिफल है। ठीक है, तो बच्चों आपको आज दंतु रहित मुस्कान और फसल कविता कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ ये बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी इसकी व्याख्या भी पूरी समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने आपको जो ये व्याख्या करवाई है, इसका PDF मैं आपको भेज दूँगी, जिससे कि सबसे पहले आप वीडियो के माध्यम से ये व्याख्या पूरी समझेंगे, फिर PDF के द्वारा आप अपनी कॉपी में सारी की सारी व्याख्या करेंगे और प्रश्न उत्तर का भी PDF भेज दिया जाएगा। ओके, तो यह दंतुरहित मुस्कान के प्रश्न उत्तर और फसल के सारे प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में सफाई से करेंगे, और क्लास 10th सभी प्रश्न उत्तर और व्याख्या अच्छे से याद करेंगे। एक और बात, नागार्जुन जी का कवि परिचय आपको कॉपी में भी करना है और याद भी करना है। आपको पता है कि आपके कवि परिचय आएंगे, तो आप कवि परिचय, प्रश्न उत्तर, व्याख्या सब याद करके रखेंगे। जब भी आगे आपके कोई एग्ज़ाम होंगे, शायद हम प्री बोर्ड भी कराएं, तो प्री बोर्ड में भी आपके व्याख्या आएगी, तो आप पूरा का पूरा काम करेंगे और याद भी करेंगे। ओके ओके।